नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, ठीक ना, कोशिका के बारे में। जैसे मान लीजिए 9th में है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या ये 8 में भी दिया हुआ है कोशिका के बारे में। तो ये दोनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैसे क्लास 9 का नाम लिख दिया है यहाँ पे, मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 के लिए भी है और 9th के लिए भी है, ठीक है। 11th वाला भी बच्चा पढ़ सकता है। देखिए, और सेल के बारे में तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा सेल, सेल यानी कोशिका। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हम लोग का टॉपिक है ये, देखिए यहाँ बायोलॉजी से लिया गया है और यहाँ सेल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल और पार्ट ऑफ सेल, ठीक ना। मतलब सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या है और उसके भाग क्या है, ठीक ना। देखिए, हम आपको यहाँ पे पूरा मतलब 0 लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। देखिए, बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, जीवों के अध्ययन। यानी आप बोल सकते हैं बायोलॉजी अगर कोई पूछता है तो क्या भाई, कि मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बायोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। क्या? तो पहला यहाँ आप देखिए बायोस, बायोस मतलब क्या होता है, जीव, और प्लस लोगस, लोगस मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, टू स्टडी, ठीक ना। यानी बायोस मतलब जीव और प्लस लोगस मतलब अध्ययन करना, या टू स्टडी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, यानी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक मतलब वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक ना। ये जो 2 वैज्ञानिक थे, ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किए थे, जो बायोलॉजी शब्द है उसका नामांकरण किए थे। कौन कौन? लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे। फिर जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अब यहाँ से बात आ जाती है कि जो बायोलॉजी के जो पिता हैं, बाबूजी हैं, उसको कौन पैदा किया है, इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि जो जिसको पैदा करता है, ठीक ना, जो जिसको पैदा करता है क्या होता है, उसका पिता कहलाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ बात आती है फादर ऑफ बायोलॉजी, इसके पिता कौन है? तो देखिए यहाँ क्या है, अरस्तु है, ठीक ना। कौन है? अरस्तु। पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक ना, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु। फिर देखिए यहाँ विज्ञान, जीव विज्ञान और जीवधारियों का अध्ययन, ये सब एक ही में क्या है, इंक्लूड है। देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है भाई, अरस्तु हैं, ये भी याद रखेंगे। जंतु विज्ञान के यानी जूलॉजी के, जो जूलॉजी आप लोग पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, अरस्तु। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई, एरिस्टोटल। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कितने बच्चे पूछते हैं सर, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है, तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। क्या बताएंगे, थियोफ्रेस्टस। देख सकते हैं यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, यानी फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। आई बात समझ में? चलिए, फिर बात कर रहा है भारतीय वनस्पति जनक, जो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम रॉक्सबर्ग है। कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग। याद रखिएगा, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हम बात करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कोशिका, ठीक है, कोशिका। कोशिका को हिंदी में क्या कहते हैं, सेल। तो आप देख सकते हैं कि ये आप जानिए कि कोशिका है क्या भाई, तो यह किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक ना। मतलब इसी से क्या हो रहता है, हम लोग का निर्माण हुआ होता है। देखिए, हम लोग भी इतना बड़े हुए हैं, कोई भी जीव है, पौधा है, सबका निर्माण किससे हुआ है, एक सेल से हुआ है, ठीक ना। जो जाइगोट बनता है, ठीक ना, तो जाइगोट आप जैसे जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको आइडिया होगा कि जब मान लीजिए जो पिता है और माता है, ठीक ना, उन दोनों का 23 जब गुणसूत्र क्या होता है, मिलता है, तो जाइगोट बनता है, ठीक है। यानी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं और एक क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और वही देखिए, एक सेल मिल करके क्या करता है, बड़े से हम लोग को बॉडी का निर्माण कर देता है, चाहे पौधा हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो भी हो, सबका किससे निर्माण हुआ है, सेल से, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाया गया, देखिए
यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, कोशिका है, और यही कोशिका जब ज़्यादा संख्या में हो जा रहे हैं तो उसको क्या बोला जा रहा है, उत्तक। इसलिए कहा गया है कि कोशिका से ही किसका निर्माण हुआ रहता है, उत्तक का, ठीक ना। यानी कोशिकाओं के समूह के क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब उत्तक बनता है ना तो उत्तक से ही किसका निर्माण होता है, अंग का। और जब सभी अंग बन जाते हैं हमारे बॉडी में तो उससे क्या बन जाता है, एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो पहले आप देख रहे हैं क्या, कोशिका, फिर कोशिका से उत्तक बना, फिर उत्तक से अंग बना, और अंग से अंगतंत्र बना। अंगतंत्र का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे हाथ पैर पूरा हमारे बॉडी का जो भी है, फिर शरीर, ठीक ना। तो इस तरह से क्या होता है, कोशिका के द्वारा हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। आई बात समझ में आपको। जैसे हम आपको समझाने के लिए एक अच्छा अगर हम उदाहरण लें तो आप देखते हैं कि जो मकान बना रहता है, ठीक है, तो मकान भी बना है तो आप देखें ना, एक एक ईंट जोड़ के बना है। तो उसका अगर इकाई की बात करें कि इस मकान का इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कोशिका। क्योंकि मकान की इकाई क्या बताएंगे, ईंट। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के क्या किया गया है, पूरे बड़े से एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी किसे कहेंगे, तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोई पूछता है आपसे कि बायोलॉजी क्या है बताओ, तो बताएंगे जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में। बायोलॉजी अभी ऊपर बताए हैं, बायोलॉजी यानी बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगस का मतलब टू स्टडी या स्टडी, ठीक है। यानी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो आइए बात करते हैं फिर। यहाँ पे देखिए, इसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविस ने किया था। अब तो ये सारी चीज़ जान चुके हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं, ठीक है, और भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रासबर्ग हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब आपके रिवाइज के लिए इसको आप नोट नहीं करेंगे, बस आप क्या करेंगे वहाँ तक जो पहले नोट किए उसको, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। देखिए क्या कह रहा है, कोशिका, मतलब कोशिका क्या है, तो कह रहा है कि इसी कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसलिए कहा गया है कि जो कोशिका है वो किसी भी जीव के लिए क्या है, एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। कह रहा है देखिए, कोशिकीय जीवधारी। अब कोशिकीय जीवधारी क्या है, आप देखेंगे, एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था, ठीक है। कोशिकीय जीवधारी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व यापन व, फिर कह रहा है जीवन के सभी आवश्यक कार्य में सक्षम होते हैं। फिर कह रहा है सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा किसने, एंटोनियो लीवेनहॉक। कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण आपको याद करना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किस वैज्ञानिक ने देखा, भाई किसने देखा, तो क्या बताएंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्या, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर कह रहा जीव या कोशिका, यहाँ को देखिए, स्वतंत्र रूप से जीव यापन कर सकते हैं, जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। मतलब एक कोशिका का मतलब क्या है, एक कोशिका का मतलब कि वो अपने पूरी क्रिया को कर सकता है, ठीक ना, जो सारी क्रियाओं को करे उसे कहेंगे हम एक कोशिका। फिर कह रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सर्वप्रथम मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। ये तो आप भी जानते हैं कि जो प्याज था उसके ऊपर जो पतली झिल्ली थी उसमें इसने क्या देखा, एक कोशिका देखा जो मकड़े के जाल के जैसा दिख रहा था, उसकी कुछ को क्या बोला उसने, कोशिका बोला, ठीक है। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। हुक से याद रखिएगा, जो आपके पैंट का जो हुक रहता है वो एक निर्जीव है, इसे आप याद रखेंगे कि ये हुक क्या है, निर्जीव है। तो रॉबर्ट हुक ने किसका, मृत यानी निर्जीव कोशिका का खोज किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, ठीक ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आई बात समझ में। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है।
आइए देखिए, इतना सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, देख रहे हैं। सारी चीज़ें हैं। एक मिनट, ये देखिए, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रक, ठीक है ना, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका का सिद्धांत जो सेल थ्योरी दिया गया था किसके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। मृत कोशिका यानी डेड सेल को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहते हैं, याद रखिएगा। मृत कोशिका यानी डेड सेल को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है, यानी डेड सेल इज कॉल्ड नेफ्रोसिस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे चीज़ों को ध्यान से। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन को पाया, ठीक ना, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है। बहुत सारे अध्ययन को पाया। तो देखिए आप याद रखेंगे कि जो वनस्पति जगत के जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? मेथियन, यानी मेथी से याद रखिएगा कि मेथी क्या है? पौधा है, ठीक ना। तो वनस्पति, अगर कोई पूछता है वनस्पति वैज्ञानिक कौन है भाई, सो कोशिका सिद्धांत में जो वनस्पति वैज्ञानिक थे कौन थे? तो बताइएगा मैथियस, यानी मेथियस से मेथी याद रखिएगा, इसे आराम से आप याद कर लेंगे, ठीक है। मैथियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन को पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। देखिए मैथियस स्लाइडन ने बताया था कि जितने भी पौधे हैं ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और यही कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं, और यही ऊतक अंग का निर्माण करता है, और यही अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करता है, और ये सभी अंग मिलकर क्या करते हैं? जीव का निर्माण, एक पौधे का निर्माण कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, कौन? थियोडोर स्वान, याद रखिएगा, थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है, ठीक ना। ये कौन बताया भाई? ये बताया आपके थियोडोर स्वान ने, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, अब इसका कैलकुलेशन क्या निकला, मतलब जो आसानी से आप चीज़ों को जान सकते हैं। सेल थ्योरी देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान 1838 और 1839 में दिए थे। इसकी देखिए कुछ असफलताएं के बारे में बात करेंगे कि स्वान और स्लाइडेन के सेल थ्योरी में क्या असफलताएं रही, इनको क्या नहीं बता पाए, इन चीज़ों को देखिए। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है यह बताने में विफल रहे ये दोनों वैज्ञानिक जो सेल थ्योरी दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसा कि बताइए आप लोग कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो किससे बनता है, ठीक ना। लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे तो ये लोग बताने में क्या रहे? असक्षम रहे, नहीं बता पाए कि जो नई कोशिकाएं उनका निर्माण कैसे होता है। उसी बीच आते हैं रुडोल्फ विर्चो, ये नज़र टिकाया हुआ था कि कैसे हमको मौका मिले, ठीक ना। तो जैसे सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे, जब सभी वैज्ञानिक बैठे हुए थे, उस दौरान जब स्वान और स्लाइडेन से वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन रखा कि बताइए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो ये एकदम ये नज़रें गड़ाया हुआ था कि कब हमको मौका मिले, खाली ना कह दे कि बस हम उसमें एंट्री मार लें, ठीक है। तो वहीं पे बैठा हुआ था कौन? रुडोल्फ विर्चो,
ठीक ना, जो 1855 की बात है। कह रहा इन्होंने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है, ठीक ना। और रुडोल्फ विर्चो को जैसे ही मौका मिला कूद पड़ा आंकड़े में और बोला हर हम जानते हैं। ये बगलोल तुम लोग नहीं पता तो हमको नहीं पता है, ठीक ना। तो कौन बताया? रुडोल्फ विर्चो। इसने बताया कि क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो इस जो कॉन्सेप्ट था इसमें असफल रहे लोग बताने में, लेकिन जो रुडोल्फ विर्चो था वो बाजी मार गया। फिर देखिए ये क्या है, ओमनिस सेलुला या ई सेलुला, ठीक है। कह रहा वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। क्या है? तो देखिए सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। भाई सही बात है। मान लीजिए कि अगर आपके बॉडी में कहीं कट जाता है तो उसका रिकवर कैसे होता है? आखिर जो और कोशिकाएं हैं पहले से वही ना उसका विभाजन करके फिर उसको भरती हैं। अगर बॉडी ना हो, उसमें कोशिका ही ना हो, तो फिर नई कोशिका कैसे बनेगा? नामुमकिन है, ठीक ना। तो ये चीज़ है। आ रही है बात समझ में आपको? आगे देखिए, अब बात कर रहा है कि कोशिका का अवलोकन कैसे किया गया। कोशिका का अवलोकन इसको देखिए, ठीक ना। कह रहा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। कह रहा देखिए कोशिका माप आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। जो कोशिका होती है वो देखिए हर एक तरह से कोशिका माप आकार व कार्य की दृष्टि से क्या होती है, काफ़ी भिन्न होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 0.3 म्यूएम होती है, ठीक ना। तो जो सबसे छोटी अगर कोशिका अगर कोई कहा जाए तो क्या है? माइकोप्लाज्मा की है, जिसकी लंबाई कितनी है? 0.3 म्यूएम बस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 म्यूएम इन लेंथ, ठीक है। फिर कह रहा जीवाणु लंबाई में 3 से 5 म्यूएम की होते हैं। जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो अपनी लंबाई में कितने होते हैं? महज 3 से 5 म्यूएम की होते हैं। बैक्टीरिया कुड भी, यानी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 म्यूएम, ठीक है। कह रहा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। जो सबसे बड़ी अगर बात की जाए पृथ्वी पे जो सबसे बड़ी अगर कोशिका है किसी का, तो सबसे वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक ना। कह रहा द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। कह रहा बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग 7.0 म्यूएम होता है। यहाँ देख सकते हैं अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 म्यूएम इन डायमीटर, ठीक है। फिर कह रहा तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं, ठीक ना। क्या है? सब जितनी भी हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं, यानी नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। किसके बारे में बात करेंगे? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते क्या हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। मतलब इसमें असत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। अरे बात समझ में। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनके दृष्टि से जो जीव इनमें आते हैं वो सभी क्या होते हैं? उनका एक निश्चित शेप साइज होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में मतलब पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। इसलिए इनमें क्या होती है, जो जीव होते हैं उनकी संरचना फिक्स नहीं होती है। आप अमीबा को देखे ही होंगे, जैसे बच्चा गांच देगा कह देगा अमीबा है, तो बेचारा अमीबा को मानना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन क्या कोई आपके अगर फिगर को देख कर क्या कोई कॉपी में गाज दे, बोर्ड पर गाज की कह दे कि तुम हो, तो बताइए आप मानेंगे? नहीं, आप गुस्सा हो जाएंगे, ठीक ना, कि आपके साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। लेकिन अमीबा बेचारा क्या कर सकता है? उसकी क्या गलती है? अब तो गलती ये कि वो प्रोकैरियोटिक में आ गया है, उसमें केंद्र को वेल डेवलप है ये नहीं है, उसमें जो मेम्ब्रेन है वो है ये नहीं है, बेचारे का बेइज्जती, खानघोर बेइज्जती, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक यह आदिम प्रकार की कोशिका होती है। आदिम का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? आदिम का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक ना। यह प्राथमिक प्रकार की कोशिका होती है। यह या और बता सकते हैं ये मतलब अल्प विकसित केंद्र को भी होता है, इसमें केंद्र विकसित नहीं होता है।
या अल्प विकसित होता है? ये बताइए। ये सुविकसित कोशिका है और यही प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसको कहा जाएगा सुविकसित। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। देखिए हमने बताया ना, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। हाँ देखिए, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। इसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कह रहा है इसमें कोशिका विभाजन मुकुलन और विखंडन द्वारा होता है। और इसमें क्या रहा है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। आई बात समझ में? तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई बात समझ में? चलिए फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन ये क्या अब इसको फाइनल कर दिया जाए यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ा जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ आप देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनको देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया में कौन आएगा, जो नील हरित शैवाल होता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी लंबाई कितनी होती है, 0.3 mm होता है। प्लूरोनिमोनिया समजीव, ठीक ना, यानी जिसको PPLO बोला जाता है, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। देखिए ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। कौन कौन भाई? प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। फिर कह रहा है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। देखिए बैक्टीरिया हैं, ये सब बहुत तेज़ी से विभाजित होते हैं, तभी तो बीमारी इतना तेज़ी से फैलता है ना। कह रहा सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उन सब में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ठीक ना, मतलब पहले क्या पाया जाता है, पहले उसमें सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। देखिए एक माइकोप्लाज्मा है जिसके अंदर क्या ऐसा कंडीशन नहीं पाया जाता है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। कोशिका में अगर एक खाली कोशिका की हम बात करें, सिर्फ एक ऐसे बना दें, देखिए एक गोला बना दिया जाए, मतलब एक गोला समझिए, एक गोला है, इसके अंदर पूरा ये क्या होगा, पूरा इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, कह रहा है स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप ये क्या है, बैक्टीरिया हैं, प्रारूपिक जीवाणु हैं, PPLO है और ये विषाणु है। विषाणु सबसे छोटे होते हैं, आप जानते हैं, देख लीजिए विषाणु की लंबाई 0.02 दिखाया जा रहा है, और वहीं भी बैक्टीरिया कितना था भाई, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा था उसको 0.3 था, तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, छोटा है। अब यहीं पर आया यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, अब यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, इसलिए जो इसमें जो जीव बने होते हैं उनकी संरचना फिक्स होती है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इसमें जो भी जीव होते हैं उनका क्या होता है, वेल डेवलप, मतलब विकसित होते हैं। ठीक है, इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जो इनमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और देखिए कोशिका के अंग, पार्ट ऑफ सेल क्या क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, जीवद्रव्य होता है, और जीवद्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहला कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, फिर कोशिका झिल्ली आ जाएगा, यहाँ कोशिका झिल्ली भी दोनों को अलग पढ़ना पड़ता है, फिर कोशिका द्रव्य हो गया, फिर केंद्रक। मतलब मान के चलिए तो 3 होता है, एक कोशिका झिल्ली मान लीजिए, और यहाँ पे जीवद्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य यहाँ साइटोप्लाज्म में देखिए क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लौहक, अंतःप्रदीप्त जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी काय। अब इन सब के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपके NCERT बुक में जो दिया हुआ उससे मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है,
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।